हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं यहां पर आईबीपीएस एसओआईटी ऑफिसर के बेस्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए, जहां से आपको एक आइडिया लगेगा कि मेंस एग्जाम में जो आईटी ऑफिसर का लेवल है वो क्या है। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ना होगा। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि आईटी ऑफिसर में आपको मेंस एग्जाम यानी कंप्यूटर यानी प्रोफेशनल नॉलेज में किन 30 टॉपिक्स को कवर करना होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा कंप्लीट सिलेबस क्या है मेंस यानी आईटी ऑफिसर को लेकर। यहां हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है टॉप 50 क्वेश्चंस की, क्योंकि एग्जाम में टाइम है बहुत कम। आपको प्री भी देना है और मेंस भी देना है, लेकिन यहां पर आईबीपीएस एसओआईटी ऑफिसर में जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्री के साथ साथ आपको मेंस भी लेकर चलना होगा, क्योंकि प्री क्लियर करने के बाद आप डायरेक्ट मेंस की तैयारी करने के लिए इतना समय नहीं बचेगा। एक महीना तो ये सोचते हुए ही निकल जाता है कि पढ़ना किस सीक्वेंस में है ना। आप समझ रहे होंगे इस बात को, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है और यहां पर एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू टफ आता है ना। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा, इतना भी टफ नहीं है, डुएबल होता है ना। जहां पर 60 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आइए हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस पर डेली बात करेंगे, जिससे कि आपको पैटर्न का एग्जैक्ट आइडिया लगे। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि प्रोफेशनल नॉलेज यानी मेंस में 60 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के। प्री का एग्जाम 30 अगस्त को है और मेंस का 9 नवंबर को है ना। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम समय आपके पास बचा है प्री और मेंस को लेकर साथ में तैयारी करनी है। साथ ही साथ अगर आप मेंस की तैयारी के लिए सिर्फ कंप्यूटर यानी प्रोफेशनल नॉलेज का कोर्स चाहते हैं और चाहते हैं कि ये कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाए, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट कर दिया गया था। हर साल 5 जनवरी को आईबीपीएस एसओआईटी कोर्स को स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि इस कोर्स को स्टार्ट करने में 5 से 6 महीने का समय लगता है कोर्स कंप्लीट करने के लिए। अब ये कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीटेड है, जहां पर आपको डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट, रिवीजन्स और कंप्लीट सिलेबस के साथ में वीडियोस, पीडीएफ और मॉक टेस्ट यानी सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। कितनी वीडियोस हैं टोटल? 145 वीडियोस, 150 प्लस आवर्स का कोर्स। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि एक बार तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा जो जनवरी से मेरे साथ में कनेक्टेड है, लेकिन वो कैंडिडेट जो अभी तक कनेक्टेड नहीं है वो YouTube से भी रिवीजन कर सकता है साथ साथ में, क्योंकि सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और कंप्लीट गाइडेंस को लेकर इस कोर्स से भी कनेक्ट हो जाइएगा। इस कोर्स से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना होगा? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके इस नंबर पर भी बता सकते हैं, है ना। ये नंबर यहां पर डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने, इसको अपने मोबाइल फोन्स में सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप मैसेज आप करके अपनी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी मुझसे आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। वैलिडिटी है इसकी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। कितने घंटे का ये कोर्स है? 150 घंटे का, जहां एग्जाम तक आपको कम से कम 2-3 बार रिवीजन करना होगा। एक बार पढ़ लेने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि एक बारी में तो आपको चीजें समझ में आती हैं, दूसरी और तीसरी बार में जाकर कहीं आपको वो चीजें मगअप होती हैं, है ना। और तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे जब आपको चीजें अच्छे से याद होंगी, अच्छे से आपको पता होगा। तो वैलिडिटी होती है 12 मंथ्स और इसकी कॉस्ट कितनी है? 808 विद टैक्स मिलाकर आपको 808 रुपए का ये कोर्स मिलेगा। क्लियर? चलिए, अब यहां पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जैक्ट एग्जाम में पूछते हैं। यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन बेसिक भी मिलेंगे, कुछ मॉडरेट भी मिलेंगे, है ना। अभी टफ क्वेश्चंस को नहीं लाया गया है, आगे आने वाले सेशंस में टफ क्वेश्चंस भी हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बेसिक टू मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं अराउंड आपके 30 से 35 क्वेश्चन, उनको हम पहले कवर करेंगे कुछ सेशंस में, 1-2 सेशन में। फिर उसके बाद आपका मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस भी रहेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के सेशन में 50 में से कितना स्कोर आपने किया मुझे बताइएगा। अगर 40 प्लस स्कोर अगर आपने किया है आज के सेशन में,
देन इट्स रियली गुड। इसका मतलब कि कंप्यूटर में आपकी पकड़ अच्छी है। देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट अ नोड कैन हैव इन अ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइए मुझे यहां पर कि बाइनरी ट्री के केस में मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन होने चाहिए। आप जानते हैं कि एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं, यानी मैक्सिमम बोले या एटमोस्ट बोले 2 चिल्ड्रन होते हैं मैक्सिमम के केस में, 0, 1 और 2। यानी यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 2 चिल्ड्रन। बाइनरी ट्री मैक्सिमम या एटमोस्ट नोड्स कितनी हो सकती हैं, 2 चाइल्ड। 2 चाइल्ड का होना यहां पर कंपलसरी माना जाता है। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2, यानी 0, 1, 2, है ना। टोटल अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे, 2 चिल्ड्रन। तो बाइनरी ट्री में कभी भी मैक्सिमम चिल्ड्रन पूछेंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 नहीं, 1 नहीं, 4 नहीं, दैट इज 2 चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर इंप्लीमेंटिंग क्विक सॉर्ट आइटरेटिवली। आइटरेटिव का मतलब होता है लूप में, त्वरित सॉर्ट। देखो एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, है ना। तो वही मैंने भी कोशिश यहां पर करी है कि हिंदी में भी आपको मिले और इंग्लिश में भी मिले। बताइए, कह रहे क्विक सॉर्ट ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो सॉर्टिंग होती है, सॉर्टिंग का मतलब अगर हमें डेटा को रिट्रीव करना है, सॉर्ट करना है, एक्सेस करना है, तो वो क्विक मैनर में हो। और इसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर प्रेफर किया जाएगा, डी क्यू, क्यू, स्टैक, प्रायोरिटी क्यू या ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड स्टैक। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि स्टैक जो है वो पुश और पॉप ऑपरेशन को फॉलो करता है। जब हम कोई भी चीज इंसर्ट करते हैं तो पुश कहलाता है, और जब भी हम कोई भी एलिमेंट्स को निकालते हैं तो उसे पॉप कहा जाता है। और ये जो आपका स्टैक है ये लिफो पर काम करता है। लिफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो प्रिंसिपल। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस। ये तो प्रीवियस ईयर का बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है आईबीपीएस एसओआईटी का। बताइए, कह रहे नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ। जब भी हम कंप्लीट ग्राफ की बात करते हैं तो एक तरीके से मैश टोपोलॉजी की बात करते हैं। कंप्लीट ग्राफ का मतलब क्या होता है, मैश टोपोलॉजी, जहां पर हर एक डिवाइस एक दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड होती है। तो यहां पर जो फॉर्मूला लगता है नंबर ऑफ एजेस के लिए वो क्या लगता है, n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। वेरी गुड, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्या है ये क्वेश्चन का मतलब, आइए देखते हैं। अगर आप देखें तो अगर कोई मैश टोपोलॉजी है या कंप्लीट ग्राफ है तो इसमें कितने कंप्यूटर्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर कंप्यूटर्स की संख्या 6 है, अगर नोड्स की संख्या 6 है, तो कितने लिंक बन सकते हैं बीच में, कितनी लाइंस बन सकती हैं या कितने एजेस हो सकते हैं टोटल। तो आंसर है n(n-1) डिवाइडेड बाई 2, जहां n का मतलब है नोड्स। नोड्स कितने हैं, 6। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने बन जाएंगी, 6 6 - 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 6 30, और 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15। क्या ये बात समझ में आई। तो कभी भी कंप्लीट ग्राफ में अगर नंबर ऑफ नोड्स आपको गिवन है तो क्या आप ये निकाल सकते हैं कि वहां पर टोटल नंबर ऑफ एजेस यानी कंप्लीट ग्राफ में क्या होगा। बिल्कुल सही, नोड्स अगर हमें गिवन है तो टोटल एजेस कितनी बनेंगी वो हम फाइंड कर सकते हैं n(n-1) डिवाइडेड बाई 2 के कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द डिक्लेरेशन इंट एरे 2 5 विल एलोकेट बाइट। इंटीजर एरे की अगर हम लोग बात करें तो ये 2 डायमेंशनल एरे की बात हो रही है। पहला डायमेंशन क्या होता है, रोज, दूसरा क्या होता है, कॉलम्स। तो कह रहा है इंटीजर एरे के केस में अगर 2 और 5 गिवन है तो ये कितने बाइट की स्पेस को एलोकेट करेगा। यहां पर हम जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा इंटीजर है वो कितने बाइट का होता है, बिल्कुल सही, 4 बाइट का। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 5 2 10, और 10 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 40 हो जाएगा करेक्ट जवाब। एक बार फिर से समझो, देखो क्या कह रहा था, द डिक्लेरेशन इंटीजर एरे
टू 5 विल एलोकेट कितने बाइट्स को एलोकेट करता है। अब हमें यहां पर यह पता होना चाहिए कि इंटीजर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है। वैसे तो अलग अलग प्रोग्रामिंग में इसकी जो बाइट्स हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट होता है वो कितना होता है 4 बाइट। रोज और कॉलम्स कितने गिवन है 2 और 5, तो यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 बाइट, दैट इज द 40 एंड दैट इज द राइट आंसर। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, वी कैन क्लासिफाई डेटा स्ट्रक्चर इनटू डैश मेन कैटेगरीज। बताइए, कह रहा है डेटा स्ट्रक्चर को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। हम डेटा संरचनाओं को कितने मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं? 2, 3, 4, 5, 6 या आता है बताएंगे नहीं? बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज 2 मेन कैटेगरीज, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव, है ना। यही तो 2 कैटेगरीज होती हैं डेटा स्ट्रक्चर की। तो करेक्ट आंसर होगा 2 कैटेगरीज, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। समझ में आया? दोनों में डिफरेंस क्या है जरा देख लीजिए। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बूलियन। जबकि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? लीनियर डेटा और नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब जो लाइन के फॉर्मेट में होंगे, जैसे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। और नॉन लीनियर में क्या आ जाएगा? ट्रीज, ग्राफ, है ना। ये सब आपके नॉन लीनियर होते हैं। तो याद रखिएगा कि डेटा स्ट्रक्चर ब्रॉडली कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, यही बताया जा रहा था यहां पर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है यहां पर? क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, इन जनरल द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन एन एरेज। सामान्य तौर पर किसी सरणी यानी अगर एलिमेंट ऑफ एन एरे की बात करें तो इसका पहला तत्व क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? तो आप जानते हैं कि एरे के केस में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट इज ऑलवेज स्टार्ट विद 0। वो किससे स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। बल्ले बल्ले, सही आंसर दिया ना आपने। तो फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है? दैट इज ऑलवेज बी दी 0। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 so on। दिस इज द इंडेक्सेस, यानी इसे हम इंडेक्स या फिर इंडाइसेस बोलते हैं। यस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, एन एरे एलिमेंट आर ऑलवेज स्टोर्ड इन डैश मेमोरी लोकेशन। एक सरणी तत्व हमेशा डैश मेमोरी स्थानों में संग्रहित होते हैं। रैंडमली, सीक्वेंशियली, एक्सपोनेंशियली, लॉगैरिथमिकली या ऑल ऑफ दीज। जब भी हम एरे एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एरे एलिमेंट्स को हमेशा स्टोर कैसे करते हैं? सीक्वेंस मैनर में, जी हां। और जब एक्सेस करना होता है तो हम रैंडमली कहीं से भी निकाल सकते हैं, जी हां। तो 2 बातें आपको याद रखनी है। क्या? एरे एलिमेंट्स में जब भी हम स्टोर करेंगे तो कैसे करेंगे? सीक्वेंस मैनर में, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में। और एरे एलिमेंट्स में जब भी हमें चीजों को निकालना होगा, एक्सेस करना होगा या रिट्रीव करना होगा तो उसे हम लोग रैंडमली करते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, इन 2D एरे द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट स्टैंड्स फॉर। 2D सरणी में पहली उपस्क्रिप्ट का अर्थ क्या है? 2D एरे यानी 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे में जो पहला एरे होगा वो रोज होगा और दूसरा जो होगा वो कॉलम होगा, है ना। अभी बताया था आप लोग का, आप जानते भी हैं। तो यहां पर फर्स्ट पूछ रहा है तो फर्स्ट के केस में रो होगा, और अगर फर्स्ट की जगह पर सेकंड पूछ रहा होता तो आंसर क्या हो जाता? कॉलम हो जाता। यस। नेक्स्ट, इन क्यू इंसर्शन हैपेंस एट द डैश एंड। कह रहे क्यू डेटा स्ट्रक्चर में जो इंसर्शन होगा वो किस अंत पर होगा, किस एंड पर होगा? तो हम जानते हैं क्यू में जो इंसर्शन होता है वो पीछे से होता है। अगर कोई लाइन है तो उसमें इंसर्ट कहां से होगा? बैक से, पीछे से। और बैक और पीछे को डेटा स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं? रियर। अगर गाड़ी की भी बात करें तो पीछे वाला होता है शीशा, है ना, उसे क्या बोलते हैं? मिरर। रियर, रियर मिरर। तो बैक का मतलब होता है रियर, और क्यू में जो भी इंसर्ट होगा वो कहां से होगा? रियर से। आगे वाला दैट इज कॉल्ड फ्रंट और बैक इज कॉल्ड रियर। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, इनिशियली द क्यू इज एम्प्टी एंड वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रियर इज बोथ। प्रारंभ में कतार खाली है
और आगे और पीछे दोनों का मान क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे अगर मान लीजिए कि जो लाइन है, जो क्यू है, वो एम्प्टी है पूरे तरीके से, तो उसका फ्रंट और रियर हमेशा क्या होगा, -1 होगा, है ना। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है किसी ना किसी तरीके से। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर एम्प्टी क्यू की बात करेंगे तो इसका फ्रंट और रियर हमेशा क्या होगा, -1 होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of memory is used by an array in C++ programming language? C++ से क्वेश्चन आते हैं, oops से भी क्वेश्चन आते हैं। बताइए C++ प्रोग्रामिंग भाषा में एरे द्वारा किस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग किया जाएगा। हम जानते हैं कि C++ के केस में जो एरे होता है वो कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन पर काम करता है। कंटीजियस का मतलब क्या होता है, इधर आओ जरा ध्यान से समझो। कंटीजियस का मतलब होता है एक साथ, यानी जो मेमोरी एलोकेशन होगी वो एक साथ होगी। मतलब अगर आपने कहा कि मुझे एक होटल में जाना है और आपके साथ में 4 दोस्त और भी हैं, तो वो 4 दोस्त एक साथ बैठेंगे, दैट इज कॉल्ड कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। लेकिन वो 4 दोस्त कहीं पर भी बैठ सकते हैं, एक साथ ना बैठें तो भी चल जाएगा, दैट इज कॉल्ड नॉन कंटीजियस। समझ में आया। लेकिन एरे की खास बात क्या होती है कि ये हमेशा कंटीजियस मैनर पे काम करेगा इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी बैठेंगे तो एक साथ बैठेंगे। अब इसमें एक दिक्कत भी आती है क्या, मान लीजिए कि उसके पास में 2-2 के चेयर लगी हुई थी, जो सेटअप लगा हुआ था वो 2-2 का लगा हुआ था कि 2 लोग बैठेंगे, कपल्स बैठेंगे, लेकिन आप 4 लोग चले गए। तो आपने कहा कि एक काम करो कि टेबल और चेयर को आपस में मिला दो। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम अपना सेटअप खराब नहीं करेंगे, हमारा सेटअप कपल्स के लिए है, 2-2 ही हैं। लेकिन आप लोग कितने दोस्त गए थे, 4 दोस्त। तो क्या वहां पर आप बैठ पाएंगे, जी नहीं, क्योंकि आपको एक साथ बैठना था। क्या वहां पर स्पेस अवेलेबल थी, जी हां, लेकिन फिर भी आप वहां पर नहीं बैठ पाए, दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कंटीजियस। समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट, द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू। बहुत सरल सा क्वेश्चन। कतार से हटाने से पहले जांच की जाने वाली आवश्यक शर्त क्या है। अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो हम क्या चेक करेंगे, कहीं क्यू हमारी खाली तो नहीं, खाली है फिर भी हम चीजें निकाल रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी, तो एरर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि डिलीशन फ्रॉम द क्यू में हम हमेशा अंडरफ्लो की कंडीशन को चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमारी क्यू अंडरफ्लो कंडीशन में है और फिर भी हम उसमें डिलीट कर रहे हैं, है ना। तो ऑलवेज हम चेक क्या करेंगे डिलीशन के केस में, दैट इज द अंडरफ्लो कंडीशन। वेरी गुड। नेक्स्ट, देयर आर डैश डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यू। कतार के डैश विभिन्न प्रकार के होते हैं। यानी जब हम बात करें क्यू की यानी कतार की, तो ये मैक्सिमम यानी टोटल कितने टाइप्स की क्यू होती हैं डेटा स्ट्रक्चर में, ये तो आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन लेवल पे। बताइए फटाफट। 2, 3, 4, 5, मोर देन वन ऑफ दी अबव। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज 4। जो क्यू होती हैं आपकी वो 4 तरीके की होती हैं। सिंपल क्यू, जिसको लीनियर क्यू भी बोलते हैं, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू, जिसे डबल एंडेड क्यू भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर में कितनी है, दैट इज 4। सिंपल क्यू या लाइनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू या डी क्यू, दैट इज कॉल्ड डबल एंडेड क्यू। यस, नेक्स्ट, इन अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर दिस कंडीशन मीन। कह रहे क्यू डेटा संरचना में इस स्थिति को क्या बोलते हैं। फ्रंट बराबर -1 और रियर बराबर -1। जल्दी से बताइए ये जो कंडीशन है इसको क्या बोलेंगे। अभी हम लोग ने देखा था कि अगर फ्रंट का मान -1 है और रियर भी -1 है तो इसका मतलब क्या क्यू खाली हो सकती है, जी हां, यानी एम्प्टी क्यू की ये कंडीशन बनेगी। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट, कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन इनटू पोस्टफिक्स नोटेशन। आएगा ही आएगा एग्जाम में, इनफिक्स से पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, है ना, ये जरूर पूछे जाते हैं। तो इनफिक्स नोटेशन गिवन है a + b - c, इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। पोस्टफिक्स का मतलब कि जो ऑपरेटर है, जो सिंबल है वो बाद में आ जाए, इसको बोलते हैं पोस्टफिक्स। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं।
ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है, जो ऑपरेटर है, जो सिंबल है जो ब्रैकेट के अंदर लगा है वो क्या है, प्लस। इसको बाद में ले जाएंगे यानी पोस्ट में ले जाएंगे, तो ए बी आ जाएगा और प्लस बाद में चला जाएगा। इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो पोस्ट फिक्स का मतलब कि जो भी ऑपरेटर है, जो भी सिंबल है वो बाद में आ जाए। तो प्लस कहां था, बीच में, और इसको कहां कर दिया, बाद में कर दिया। ए बी प्लस हो गया, माइनस सी ऐसे का ऐसे ही। अब आपके पास में दो इक्वेशन हो गई, एक ए बी प्लस और एक सी, बीच में क्या है, माइनस का सिंबल। अब ये माइनस का सिंबल भी तो पोस्ट में जाएगा, तो पहला और दूसरा एज इट इज रहेगा, और जो माइनस का सिंबल बीच में लगा है इसको आप बाद में ले जाएंगे यानी पोस्ट में। तो क्या आंसर आ जाना चाहिए, ए बी प्लस, इसको नहीं छेड़ेंगे, फिर सी, इसको भी नहीं छेड़ेंगे, और माइनस के सिंबल को बाहर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी प्लस सी माइनस, दैट इज द पोस्ट फिक्स। यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। एक बार फिर से देख लो, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। ए प्लस बी माइनस सी गिवन है, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। ब्रैकेट में प्लस का साइन, क्या कोई साइन गिवन है ब्रैकेट के अंदर, जी हां, इसको बाद में ले जाओ तो ए बी क्लोज हो गया और ये जो सिंबल है वो बाद में हो गया, बीच में माइनस और सी। अब ये दो इक्वेशन हमें मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन में क्या कोई बीच में सिंबल दिया हुआ है, जी हां, सिंबल को कहां लेकर जाएंगे, बाद में। तो ए बी प्लस सी माइनस चला जाएगा बाद में, दैट इज द आंसर। और इस तरीके के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, बेसिक से एडवांस लेवल तक, तभी इन क्वेश्चंस पर आप पकड़ बना पाएंगे। लेकिन यहां से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। यस, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट्स इफ द एरे इज ऑफ टाइप फ्लोट। यदि सरणी फ्लोट प्रकार की है तो सरणी तत्वों का डिफॉल्ट मान क्या होगा। फ्लोट का मतलब पॉइंट में वैल्यू होनी चाहिए। क्या यहां पर कोई ऐसा है जिसमें पॉइंट में वैल्यू गिवन है, जी हां, 0.0 जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंडिकेट कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एरे 2 बी इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट इंट एरे 10 20 30 40 50। बताओ, निम्नलिखित कोड खंड में एरे 2 का मान क्या होगा जब इंट एरे गिवन है कितना, 10 20 30 40 50। अब हम जानते हैं एरे 2 का मतलब क्या है, दूसरा इंडेक्स, और शुरू किससे होता है इंडेक्स, 0 से। तो 0 प्लेस पर 10 है, 1 प्लेस पर 20 है और 2 प्लेस पर 30 है। तो एरे 2 का मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वेरी सिंपल। अगर यहां पर पूछ रहा होता एरे 0 का मान क्या होगा, तो एरे 0 का मान क्या हो जाता, 10। यस, एरे 1 का मान अगर पूछ रहा होता तो 20 हो जाता, और एरे 2 का मान पूछ रहा है तो कितना हो गया, 30। एरे 3 का मान पूछ रहा होता तो 40 हो जाता, और एरे 4 का मान पूछ रहा होता तो 50 हो जाता। तो यानी 0 1 2 3 4 है ना, यही तो इनकी इंडेक्स प्लेसेस हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट, Which one of the following is the process of inserting an element in the stack? निम्नलिखित में से कौन सा स्टैक में एक तत्व डालने की प्रक्रिया है। बहुत आसान, हम जानते हैं कि स्टैक में जब हम कुछ इंसर्ट करते हैं एलिमेंट को तो उसे पुश बोलते हैं, और जब डिलीट करते हैं, निकालते हैं, तो उसे पॉप बोलते हैं। तो एलिमेंट को इंसर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पुश। यानी ऑप्शन 3 इज द राइट वन, पुश एंड पॉप, यही तो होता है। नेक्स्ट, सरल लग रहे हैं ना क्वेश्चंस, धीरे धीरे लेवल टफ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डस क्यू यूज, बताइए, क्यू निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग करता है। क्यू का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, है ना, इसीलिए तो लाइन लगवाई जाती है कि जो पहले आया उसको पहले सर्व करे। यानी क्यू किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों, दैट इज FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट, अब यहां पर आपको कुछ चीजें याद रखनी है। क्या, स्टैक जो है वो लिफो पर काम करता है। अभी हम लोग ने बताया था लास्ट इन फर्स्ट आउट, या स्टैक को फिलो भी बोलते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट।
तो अगर स्टैक का मैकेनिज्म पूछें तो लिफो भी सही आंसर होगा और फिलो भी सही आंसर होगा। लेकिन अगर क्यू का पूछें तो क्या होगा, फिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन लास्ट आउट। दोनों याद रखने हैं क्योंकि एग्जामिनर बहुत चालाक है ना, वो कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो स्टैक के केस में लिफो और फिलो दोनों याद रखिएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। और क्यू के केस में अगेन दो याद रखिएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन लास्ट आउट, है ना, मतलब तो एक ही है। नेक्स्ट, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज। सूची में प्रत्येक तत्व को संसाधित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सॉर्टिंग, मर्जिंग, इंसर्टिंग, ट्रैवर्सल या नन ऑफ दीज। आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, द करेक्ट आंसर इज ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का मतलब होता है हर एक एलिमेंट को टच करना, यानी डी बी ए सी, है ना, तो ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक हर एक एलिमेंट को टच करना, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। So the operation of processing each element in the list is known as, that is called traversal। और ट्रैवर्सल से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आगे आप लोग को किस तरीके के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि डेटा स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर रेखीय डेटा संरचना है, बताइए। ग्राफ, लिंक लिस्ट, क्यू, एरे या ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही, जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर है, जबकि लिंक्ड लिस्ट, क्यू, एरे ये हमारे लीनियर में आते हैं। तो नॉन लीनियर का आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफ। बल्ले बल्ले, वेरी गुड। तो नॉन लीनियर में क्या क्या आएगा, ट्री, ग्राफ, टेबल्स, हैश टेबल, सेट, ये सब आपके नॉन लीनियर होते हैं। और लीनियर का मतलब लाइन के सीक्वेंस में लिंक लिस्ट, क्यू, एरे, है ना, ये सब आपके लीनियर फॉर्मेट में होते हैं। और लीनियर और नॉन लीनियर किस कैटेगरी का है, नॉन प्रिमिटिव का है। बहुत बढ़िया, टैलेंटेड हैं आप लोग। नेक्स्ट देखो, कह रहे द पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ ए एस्ट्रिक बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डेज। कह रहा है इसका पोस्ट फिक्स बताइए क्या होगा, कर लेंगे। पोस्ट फिक्स बताइए कि इस जो एक्सप्रेशन है इसको जब आप पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वेरी गुड। तो सबसे पहले आपको इसका क्या याद होना चाहिए, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि सबसे पहले ब्रैकेट अगर होगा तो उसको सॉल्व करेंगे। क्या कहीं ब्रैकेट है, जी नहीं। इसके बाद पावर अगर कहीं पर होगी तो उसको सॉल्व करेंगे। क्या कहीं पावर गिवन है, जी नहीं। क्या एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड है, इसका जो हायरार्की है वो सेम है। तो क्या कहीं मल्टीप्लाई गिवन है, जी हां। क्या डिवाइड गिवन है, जी हां। और इसको हमेशा लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो यानी इस क्वेश्चन में सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, है ना। लेफ्ट टू राइट का मतलब पहले लेफ्ट में क्या है, मल्टीप्लाई, फिर क्या है, डिवाइड, और फिर इसके बाद में प्लस और माइनस को करेंगे। तो फिर प्लस दिया है, माइनस तो है ही नहीं। आइए करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें मालूम चल गया कि मल्टीप्लाई और डिवाइड को करना है। तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ में जो कैरेक्टर थे उनको ब्रैकेट में कर लिया, क्योंकि इन्हें हमें पहले सॉल्व करना है। और कैसे करना है, लेफ्ट टू राइट, यानी पहले मल्टीप्लाई को फिर डिवाइड को। अब पोस्ट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि जो सिंबल है इसको बाद में ले जाएं। लेकिन क्या बिल्कुल बाद में ले जाएं, नहीं, ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे और कैरेक्टर्स को पास में कर देंगे, सिंबल को बाद में कर देंगे। यानी ए बी एस्ट्रिक प्लस सी डी डिवाइड, समझ में आ गया। ब्रैकेट के अंदर ही हमने क्या किया, जो सिंबल गिवन है, जो ऑपरेटर गिवन है, उसको पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी लिखा था, इसको हमने क्या कर दिया, ए बी मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस का सिंबल ऐसे ही बना रहा। और सी डिवाइडेड बाय डी में जो डिवाइड है उसको पोस्ट में कर दिया, तो क्या आ गया, सी डी डिवाइड।
अब एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन में पोस्टफिक्स अप्लाई करिए। इन दोनों इक्वेशन को हम दोबारा अरेंज नहीं करेंगे, यानी इनकी जो पोजीशन है ये फिक्स हो चुकी है। अब किसको हम हिलाएंगे? इन दोनों के बीच में क्या कोई ऑपरेटर है? जी हां, प्लस का। इसको बाद में ले जाएंगे, यानी पोस्ट कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही, ए बी एस्ट्रिक सी डी डिवाइड और प्लस चला जाएगा बाद में, यानी कुछ ऐसा आ जाएगा। बोलो हां, क्लियर है? ए बी एस्ट्रिक सी डी डिवाइड और लास्ट में प्लस। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? यस, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट वन। समझ में आया? एक बार फिर से देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, ये इक्वेशन देखी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने ये मैच किया कि हमें क्या पहले सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन दोनों के साथ में जो कैरेक्टर गिवन थे उनको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब जो सिंबल था ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो ए बी एस्ट्रिक और सी डी डिवाइड ये पोस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब क्या कुछ बचा है पोस्ट में कन्वर्ट करने से? जी हां, बीच में प्लस का सिंबल रह गया है, इसको भी पोस्ट में करेंगे। तो यानी इन दोनों इक्वेशन के बाद में ये चला जाएगा इस प्रकार। एंड दैट इज द करेक्ट आंसर गाइस। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल बढ़िया। ये लीजिए अगला क्वेश्चन करिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स आर प्रेजेंट इन एसक्यूएल? डेटाबेस को बनाने वाली जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? आप जानते हैं, दैट इज एसक्यूएल गाइस, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल में कितनी प्रकार की बाधाएं मौजूद हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं? हम जानते हैं एसक्यूएल को एमएस धोनी काफी पसंद है और धोनी का नंबर फेमस है 7। यस, तो एसक्यूएल में टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितनी है? दैट इज 7। थाला फॉर अ रीजन। यस, कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स हैं? यूनिक, नॉट नल, चेक, प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफॉल्ट और इंडेक्स। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। ये कॉन्स्ट्रेंट एग्जामिनर को भी बहुत पसंद है। तो याद रखिएगा कि एसक्यूएल में जो टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं वो कितनी हैं? धोनी वाली दैट इज 7, यूनिक, नॉट नल, चेक, प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफॉल्ट और इंडेक्स। इनको याद रखना होगा। क्यों याद रखना होगा? क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्या? ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्ट्रेंट इन एसक्यूएल? निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल में एक बाधा है यानी कॉन्स्ट्रेंट है? कैंडिडेट की, फॉरेन की, ऑल्टरनेट की, सुपर की या ऑल ऑफ दीज? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज फॉरेन की, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट वन। क्योंकि कंस्ट्रेंट कितनी होती हैं? 7 प्रकार की। यूनिक, नॉट नल, चेक, प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफॉल्ट और इंडेक्स। यहां पर हमें कौन सी कॉन्स्टेंट देखने को मिल रही है? फॉरेन की, दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो इसलिए ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कॉन्स्टेंट होती हैं एसक्यूएल में। दीज 7। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट इन डेटाबेस सिस्टम? डेटाबेस सिस्टम में एसक्यूएल स्टेटमेंट को अलग करने के लिए किस कैरेक्टर का उपयोग करते हैं? बहुत आसान, आप जानते हैं कि एसक्यूएल में जो भी लाइन है वो किससे एंड होती है? सेमीकोलन से। क्या सेमीकोलन गिवन है? जी हां, तो आंसर हो जाएगा सेमीकोलन। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, है ना, इस तरीके से हम बनाते हैं। और एंड किससे होता है? दैट इज बाय सेमीकोलन। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट आर मैंडेटरी इन अ सिंपल एसक्यूएल सिलेक्ट कमांड? सरल एसक्यूएल सिलेक्ट कथन में कौन सा कथन अनिवार्य है यानी मैंडेटरी है यानी कंपलसरी है? हम जानते हैं एसक्यूएल में सिलेक्ट के साथ में फ्रॉम का होना कंपलसरी है। सिलेक्ट, फ्रॉम, ये दोनों मैंडेटरी माने जाते हैं। तो सिलेक्ट ऑर्डर बाई होगा नहीं, सिलेक्ट वेयर होगा नहीं, सिलेक्ट ग्रुप बाई होगा नहीं, क्योंकि ग्रुप बाई के साथ में हैविंग होता है हमेशा। ग्रुप बाई के साथ में जो मैंडेटरी है वो क्या है? हैविंग। सिलेक्ट के साथ में क्या होना चाहिए? फ्रॉम, यानी फर्स्ट इज द वैलिड वन। अब एक चीज और देखो, ये सीक्वेंस याद रखो, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाई, हैविंग, ऑर्डर बाई, है ना। इसका जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? ये होता है सिलेक्ट। सिलेक्ट में कॉलम्स आते हैं, फ्रॉम में टेबल का नेम आता है, वेयर कंडीशन होती है यहां पर, ग्रुप बाई, हैविंग और ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई का मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर।
यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध में विशेषताओं की संख्या को संदर्भित करता है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। हम जानते हैं कि जब भी आरडीबीएमएस की बात होगी, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात होगी, तो वहां पर रोज को क्या बोलते हैं? टपल्स, और कॉलम्स को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। वेरी गुड। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को क्या बोलेंगे? डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। अब दो चीजें याद रखने की रिक्वायरमेंट है। क्या क्या? ध्यान से देखो, इधर आओ। नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन, अगर यहां पर नंबर ऑफ टपल्स लिखा होता तो आंसर क्या हो जाता? कार्डिनैलिटी, जिसको रिलेशनशिप भी बोलते हैं। और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होगा तो आंसर क्या होगा? डिग्री। फिर से एक बार याद रखो, नंबर ऑफ टपल्स का मतलब कार्डिनैलिटी और नंबर्स ऑफ एट्रीब्यूट का मतलब डिग्री। इसको उल्टा भी याद रखने की रिक्वायरमेंट है कि डिग्री मिल जाए तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, और कार्डिनैलिटी मिल जाए तो नंबर ऑफ टपल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 गाइस, रिलेशनल स्कीमास एंड अदर मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब डेटा अबाउट डेटा अबाउट रिलेशन आर स्टोर्ड इन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड डैश। कह रहे संबंध परक स्कीमा और संबंधों के बारे में अन्य मेटा डेटा को डैश नामक संरचना में संग्रहित किया जाता है। बताइए। बहुत आसान है। कह रहे जितने भी रिलेशनल स्कीमा है और मेटा डेटा है, इनको हम लोग डेटा डिक्शनरी में मेंटेन करते हैं, है ना? किस में मेंटेन करेंगे? इन अ डिक्शनरी, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड डेटा डिक्शनरी। ये क्या होता है? इधर आइए। डेटा डिक्शनरी डीबीएमएस में क्या होगा? कॉलम्स जैसे नेम, डेटा टाइप, डिस्क्रिप्शन, इज रिक्वायर्ड, और इनके लिए फील्ड। यही तो होगा डेटा अबाउट डेटा। मैंने कहा आपका नेम क्या है, आपने कहा ब्लाब्ला। मैंने कहा आपका डेटा टाइप क्या है, तो आपने कहा सर मेल या फीमेल। मैंने कहा अपना डिस्क्रिप्शन बताओ, आपने लिख दिया। मैंने कहा एज बताओ, लिख दिया। आपसे कॉन्टेक्ट नंबर मांगा, आपने दे दिया। ये सब क्या है? डेटा अबाउट डेटा ही तो है। यस, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। और ये सब चीजें स्टोर कहां पर हो रही हैं? चाहे वो स्कीमा हो, कॉलम्स हो, है ना, तो दैट इज स्टोर्ड इन अ डेटा डिक्शनरी। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्वाड रूल आर देयर इन एसक्यूएल सर्वर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये तो आता ही आता है। क्वाड रूल से कोई ना कोई क्वेश्चन तो मिलेगा। एसक्यूएल सर्वर में कितने क्वाड के नियम होते हैं? 0 से लेकर 12, है ना, यानी टोटल तो 13 होते हैं, लेकिन इन्हें बोला क्या जाता है? 12, है ना। ये भी खास बात है कि ये जो ईएफ क्वाड है, जिन्होंने आरडीबीएमएस पर काफी काम किया, है ना, आरडीबीएमएस के पापा भी बोले जाते हैं, डॉक्टर एडगर फ्रैंक टेड क्वाड। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, है ना। याद रखिएगा, इनके जो नियम है ये कितने हैं? 12। लेकिन नियम स्टार्ट कहां से होते हैं? 0 से। तो अगर ये क्वेश्चन में पूछते कि टोटल नंबर ऑफ रूल्स कितने हैं, तो आंसर हो जाता 13। लेकिन हाउ मेनी क्वाड रूल आर देयर इन एसक्यूएल सर्वर, तो आंसर होगा 12। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के 12 रूल्स बाय एडगर फ्रैंक टेड क्वाड। यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीसीएल कमांड? जल्दी से बताइए। एसक्यूएल में कमांड होते हैं ना, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। इनमें से कौन सा डीसीएल कमांड है? डीसीएल का मतलब क्या होता है? डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज। और हम डेटा पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा, या तो राइट्स को देकर या राइट्स को लेकर। तो राइट्स को देना यानी ग्रांट, और राइट्स को ले लेना यानी रिवोक। तो करेक्ट आंसर इज ग्रांट एंड रिवोक। जैसे आपने अपने फेसबुक अकाउंट का राइट किसी को दिया, तो क्या उसने आपकी फेसबुक पर कंट्रोल किया? जी हां, ग्रांट कर दिया। और आपने उससे राइट्स को ले लिया, दैट इज कॉल्ड रिवोक। तो डेटा को कंट्रोल करने वाली कितनी होंगी? 2, ग्रांट एंड रिवोक। नेक्स्ट, द डेटाबेस स्कीमा इज रिटन इन। डेटाबेस में जो स्कीमा होता है उसे किस भाषा में लिखा जाता है?
बिल्कुल सही। आप जानते हैं कि एसक्यूएल में स्कीमा या मेटा डेटा लिखने के लिए किसका यूज किया जाता है? डीडीएल का। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे? जी नहीं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। यस, नेक्स्ट। अब आपको यह याद होना चाहिए, यह तो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, क्या डीडीएल में कितने कमांड्स आते हैं, फिर डीएमएल में कौन कौन से कमांड होते हैं, फिर डीसीएल में क्या क्या आता है, फिर टीसीएल में क्या क्या आता है। तो डीडीएल में क्या आएगा? क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। डीएमएल में क्या क्या आएगा? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। डीसीएल में क्या आएगा? या तो राइट्स को देंगे या ले लेंगे, यानी ग्रांट और रिवोक। और टीसीएल में क्या आएगा? कमिट करेंगे या रोल बैक कर लेंगे या सेव पॉइंट करेंगे। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोलिंग लैंग्वेज में 3, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। यस, नेक्स्ट। रिलेशनशिप ऑफ डेटा इन वन डेटाबेस टेबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर टेबल इज कॉल्ड। जल्दी से बताओ, एक डेटाबेस तालिका में डेटा को दूसरी तालिका के संबंध में जो संबंध होता है इनके बीच में, उसे क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप का मतलब कार्डिनैलिटी। रिलेशनशिप को और क्या बोला जाता है? कार्डिनैलिटी बोला जाता है। और कार्डिनैलिटी डेटाबेस में कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-1 कार्डिनैलिटी, 1-to-many और many-to-many। 1-to-1 रिलेशन यानी एक हस्बैंड की एक वाइफ, एक वाइफ का एक हस्बैंड, है ना, 1-to-1 होगा। 1-to-many, एक स्टूडेंट कई सारे टीचर से पढ़ सकता है, एक टीचर कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, 1-to-many। many-to-many, कई सारे स्टूडेंट कई सारे टीचर से पढ़ सकते हैं, कई सारे लोग कई सारे बैंक के अकाउंट में खाता खुलवा सकते हैं, है ना, many-to-many। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस कैन बी व्यूड एज, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, डेटाबेस के आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आता है। डेटाबेस के आर्किटेक्चर में किस रूप में देखा जा सकता है? हम जानते हैं कि डेटाबेस का आर्किटेक्चर 3 लेवल का होता है, इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, है ना, जिसको आप इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल के नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड अ 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस। नेक्स्ट, द मोस्ट ओपन सोर्स डीबीएमएस, सबसे खुला सोर्स डीबीएमएस कौन सा है? ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा डेटाबेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसमें आप बदलाव भी कर पाए, जिसमें आप एडिटिंग भी कर पाए, जिसमें चेंजेस भी कर पाए, है ना, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। फ्री भी होना चाहिए, आप उसको में मॉडिफिकेशंस भी कर पाए और उसके कोड को आप देख भी पाए, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। तो ऐसा कौन सा डीबीएमएस है जो कि ओपन सोर्स है? माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं, माई एसक्यूएल हां, माई एसक्यूएल इज टर्म्ड एज दी ओपन सोर्स डीबीएमएस, है ना, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 3 बेसिक एसक्यूएल डीएमएल कमांड? बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा 3 बुनियादी एसक्यूएल डीएमएल कमांड का प्रतिनिधित्व करते हैं? डीएमएल का मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और डीएमएल में कौन कौन से कमांड आते हैं? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। क्या ये कहीं पर गिवन है? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, ये आपके डीएमएल कमांड होते हैं। तो हो गया। तो जब आपको ये कमांड याद होंगे तो चुटकियों में आप आंसर कर देंगे, है ना, तेजी के साथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नो एसक्यूएल डेटाबेस? निम्नलिखित में से कौन सा नो एसक्यूएल डेटाबेस का उदाहरण है? देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, लेकिन ऑप्शंस बदल देते हैं ये लोग। एसक्यूएल का मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और नो एसक्यूएल का मतलब जहां पर स्ट्रक्चर्ड मैनर में ना हो, ऐसा डेटाबेस जो कि अनस्ट्रक्चर्ड है, दैट इज कॉल्ड नो एसक्यूएल। और नो एसक्यूएल का एग्जाम्पल क्या है? माई एसक्यूएल नहीं, मोंगोडीबी हां, मारियाडीबी नहीं, ओरेकल नहीं, मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? मोंगोडीबी। ये होता है आपका नो एसक्यूएल। अब नो एसक्यूएल में आते कितने हैं ये भी देखो।
क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन बदल देता है, ऑप्शंस बदल देता है। तो नो एसक्यूएल डेटाबेस में कौन कौन सा आएगा? मोंगोडीबी, अपाचे, काउचडीबी, काउचबेस, कैसेंड्रा, रिएक्ट, एचबेस, रेडिस और न्यू4j। इतने नाम आपको याद रखने हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस के केस में। यस, तो यहां पर क्या मिल रहा था? मोंगोडीबी, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ डेटाबेस ट्रांजैक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस लेन देन की संपत्ति नहीं है? देखो, ट्रांजैक्शन ऑफ अ डेटाबेस की जब भी बात करेंगे ना, तो क्या दिमाग में आता है आपके? टैलेंटेड तो आप हैं, है ना, ये तो हम जानते हैं। और ट्रांजैक्शन के केस में हमेशा आएगा एसिड प्रॉपर्टी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, यही होता है ना। क्या गलत है यहां पर? इंसुलेशन। आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। द करेक्ट आंसर इज इंसुलेशन, क्योंकि एटॉमिसिटी सही है, कंसिस्टेंसी सही है, आइसोलेशन सही है, ड्यूरेबिलिटी सही है, इंसुलेशन कहां से आ गया, है ना? दैट इज द रॉन्ग वन। नेक्स्ट, एसक्यूएल व्यूज आर ऑल्सो नोन एज। एसक्यूएल में जो व्यूज होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है? सिंपल टेबल्स, वर्चुअल टेबल्स, कॉम्प्लेक्स टेबल्स, एक्चुअल टेबल या ऑल ऑफ दीज? यह आता है, बताएंगे नहीं। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही। एसक्यूएल में जो व्यूज होते हैं इन्हें बोला जाता है वर्चुअल टेबल्स। वर्चुअल मतलब आभासी। तो एसक्यूएल व्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल टेबल्स, आभासी टेबल्स। नेक्स्ट, द एसक्यूएल स्टेटमेंट, प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। बताओ, एक एसक्यूएल स्टेटमेंट आपको दे दिया गया, सिलेक्ट राउंड 65.726 -1 फ्रॉम डुअल प्रिंट। ये क्या प्रिंट करेगा? 7726 गार्बेज वैल्यू, मोर देन वन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज? बताओ। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं कि -1 का मतलब होता है 10 का मल्टीपल, -2 का मतलब होता है 100 का मल्टीपल, -3 का मतलब होता है 1000 का मल्टीपल। यस, याद है? तो 1 का मतलब 10 का मल्टीपल, 2 का मतलब 100 का मल्टीपल, 3 का मतलब 1000 का मल्टीपल। तो अब यहां पर कितने का मल्टीपल? 10 का मल्टीपल। 10 की टेबल में क्या आता है? 10 1 10। क्या 10 ऑप्शन में है? नहीं, लेकिन राउंड करना है तो 60 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है। ऑप्शन में क्या गिवन है? 70, दैट इज द राइट वन। 60 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 65.726 ये किसके क्लोज है ना? इसको आप राउंड करेंगे तो 70 ही तो आएगा। 64 होता अगर यहां पर तो क्या आ जाता? 60 आ जाता। 63 होता तो भी 60 आ जाता, लेकिन 64 के बाद में, है ना, 0.726 तो किसके क्लोज होगा? ये 70 के। 10 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन अगर यहां पर -1 की जगह पर -2 होता तो फिर 100 के मल्टीपल्स में आंसर होता। अगर -3 होता तो 1000 के मल्टीपल्स में आंसर होता, है ना? याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस लैंग्वेज कमांड आर यूज्ड फॉर सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से किस डेटाबेस भाषा कमांड का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है, सिक्योरिटी के लिए किया जाता है? DDL, DML, DCL, TCL या DQL? बहुत बढ़िया। सिक्योरिटी का मतलब होता है या तो राइट्स को देंगे या ले लेंगे। या आप अपने घर में सिक्योरिटी लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? कोई गार्ड रखते हैं ना, गार्ड को राइट्स देते हैं ना कि देखो तुम्हें ये राइट्स हैं, और जब वो जाता है तो उससे राइट्स ले लेते हैं कि बंदूक रख जाओ यहां पर, लाठी रख जाओ यहां पर, है ना, अब तुम्हारा कोई काम नहीं। तो इसका मतलब राइट्स को लेना और देने का मतलब क्या हम बात कर रहे हैं? कंट्रोलिंग की। जी हां, यानी डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी, ग्रांट एंड रिवोक, दिस इज यूज्ड फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। नेक्स्ट, डिलीट फ्रॉम बुक वेयर प्राइस इज लेस देन इक्वल्स टू 2000 इज अ टाइप ऑफ डैश स्टेटमेंट। जल्दी से बताओ। कह रहा है डिलीट, बस यहीं से आंसर आ जाना चाहिए आपके पास। डिलीट जो है वो DDL है, DML है, DCL है, ऑल ऑफ दीज है या नन ऑफ दीज है? वेरी गुड। आप जानते हैं कि सर अगर डिलीट आ गया इसका मतलब DML ही होना चाहिए, क्योंकि DML में ही डिलीट कमांड आता है,
देखो नीचे लिखा है सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये डीएमएल के पार्ट होंगे। क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, ये डीडीएल के पार्ट होंगे। डीसीएल में ग्रांट और रिवोक होगा और टीसीएल में कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट होगा, है ना, जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। तो डिलीट का मतलब डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट, इन एसक्यूएल हैविंग इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद, बताओ एसक्यूएल में जो हैविंग क्लॉज है वो किसके साथ यूज होगा? वेयर, ग्रुप बाय, एग्रीगेशन, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही, हैविंग का यूज हमेशा ग्रुप बाय के साथ में ही होता है, ग्रुप बाय हैविंग। तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर 2। इन एसक्यूएल हैविंग इज ऑलवेज यूज्ड इन कंजंक्शन विद व्हाट? ग्रुप बाय क्लॉज। नेक्स्ट, which normal form is considered as adequate for usual database design? ये हमने आपको एक ट्रिक की मदद से भी याद करवाया था, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन आता ही आता है और इसको अगर ट्रिक से याद कर लेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। बताओ सामान्य डेटाबेस डिजाइन के लिए कौन सा सामान्य फॉर्म पर्याप्त माना जाता है? सबसे बेस्ट कौन सा नॉर्मल फॉर्म माना जाएगा? 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म या 4NF? हमने आपको ऐसे याद कराया था कि नॉर्मल फॉर्म में जो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा है वो काम बिगाड़ा नहीं, वो सबसे बेस्ट है ना। जब भी 3 नंबर की बात होती है ना तो क्या होता है? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यही होता है ना। तो लेकिन NF में क्या होता है? जो 3NF होगा दैट इज कॉल्ड दी बेस्ट नॉर्मल फॉर्म। सो दी करेक्ट आंसर इज 3NF। सो अगर कभी भी एग्जाम में पूछें कि ऐसा कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जो सबसे बेस्ट है, सबसे एडिक्वेट है डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए, तो आंसर हमेशा क्या होगा? 3NF इज द बेस्ट वन, इज द एडिक्वेट वन, इज द सुपर्ब वन। यस। नेक्स्ट, रिलेशंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ER मॉडल विल ऑलवेज बी इन। ER मॉडल से निर्मित संबंध हमेशा डैश में होंगे। 1NF, 2NF, 3NF, BCNF या 4NF। जब भी बात NF में ER मॉडल की होगी, यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की होगी, तो यह हमेशा किसको दिखाएगा? एटॉमिसिटी को, यानी एंटिटी रिलेशनशिप को। और ER मॉडल किसका पार्ट होता है? 1NF का, यानी द करेक्ट आंसर इज 1NF, है ना। ये जो ER मॉडल है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, कि एक स्टूडेंट और बुक में क्या रिलेशन होगी, है ना, ये दिखा रहा है बढ़िया तरीके से। ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है जहां स्टूडेंट एक एंटिटी है, जहां बुक एक एंटिटी है, और इसका जो रिलेशनशिप है वो दिखा रहा है कि स्टूडेंट जो है वो बुक को क्या करेगा? रीड करेगा। बुक किसके द्वारा रीड की जाएगी? स्टूडेंट के द्वारा। और ये जो NF है ये कौन सा है? दैट इज कॉल्ड 1NF। तो जब कभी भी एडिक्वेट पूछें, बेस्ट पूछे तो 3NF, जब कभी भी ER मॉडल के साथ में पूछें तो 1NF होगा। नेक्स्ट, Which of the following is based on multi-value dependency? MVD। कह रहा निम्नलिखित में से कौन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी पर आधारित है? और आप जानते हैं कभी भी मल्टी वैल्यूड की अगर बात होगी, यानी क्या एक से ज्यादा वैल्यू की बात हो रही है? हाँ। और इसके लिए कौन सा नॉर्मल फॉर्म सबसे बेस्ट है? 4NF। यानी अभी तक आपने 3 नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में 3 बातें जानी। क्या क्या? कि अगर बेस्ट पूछेंगे तो 3NF होगा, अगर ER मॉडल आ गया, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल आ गया, तो वो 1NF एटॉमिसिटी को फोकस करेगा जो कि 1NF है। और अगर मल्टी वैल्यूड, एक से ज्यादा वैल्यूड पर डिपेंडेंसी की बात होगी, आत्मनिर्भरता की बात होगी, तो क्या हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड 4NF। क्योंकि 4NF में क्या बताया गया है कि अगर ये टेबल है कोर्स, इंस्ट्रक्टर और ऑथर, है ना, इसके ऑथर कौन है? कोर्स, इंस्ट्रक्टर और ऑथर। तो इसको हम 2 में डिवाइड कर लेंगे। क्या? कोर्स में कोर्स और इंस्ट्रक्टर, कि ये कोर्स है, ये इसके पढ़ाने वाले हैं, और ये कोर्स है, ये इसके ऑथर हैं। तो क्या हमने इसके मल्टी वैल्यूड बना लिया? जी हां। और ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी किस में काम आती है? दैट इज दी 4th NF। क्या एक टेबल सफिशिएंट है रिजल्ट देने में? जी हां।
क्या दोनों को जोड़कर भी रिजल्ट आ सकता है? जी हां, दैट इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज यूज्ड इन C++? निम्नलिखित में से किस भाषा अनुवादक का उपयोग C++ में किया जाता है? असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ऑल ऑफ दीज, बोथ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। हम जानते हैं C++ जो कि सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है। C++ जो कि किसके द्वारा? बजारने स्ट्रप के द्वारा लिखी गई। C++ जो कि कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज के नाम से भी फेमस है, यानी यहां पर हम किसका यूज करते हैं? कंपाइलर एज अ ट्रांसलेटर का। इन C++, a compiler is used to process C++ source file and generate the object file। तो सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करने के लिए C या C++ में हम लोग किसका यूज करेंगे? दैट इज ऑफ कंपाइलर। यस, लेकिन जो आपकी जावा है वो कंपाइलर का भी यूज करती है और इंटरप्रेटर का भी, है ना। तो अगर यह आ जाए कि ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज करती है, दैट इज कॉल्ड जावा। मर जावा लुट जावा नहीं, है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज जावा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ C++? निम्नलिखित में से कौन सा C++ की विशेषता नहीं है? इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। तो C++ क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? जी हां, सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। क्या ये इनहेरिटेंस को फॉलो करेगी? यस। इनकैप्सुलेशन को हां, एब्स्ट्रैक्शन को हां, पॉलीमॉर्फिज्म को हां, लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। क्योंकि C++ पे बने हुए कोड अगर लाइनेक्स पे है तो लाइनेक्स पे चलेंगे, लाइनेक्स वाला कोड विंडोज पे नहीं चलेगा और विंडोज वाला कोड लाइनेक्स पे नहीं चलेगा। यस, तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। तो C++ इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्यों? विंडोज कंपाइल्ड प्रोग्राम, विंडोज पर कंपाइल हुए प्रोग्राम नहीं चलेंगे लाइनेक्स पर, है ना, दैट इज द मेन रीजन। तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से बहुत क्वेश्चन आएंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको बेसिक टू एडवांस पढ़ना होगा आपको बहुत डिटेल में। तो पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? साइम्यूला। साइम्यूला आपकी पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछें कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम बताइए, तो स्मॉल टॉक हो जाएगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड साइम्यूला, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्मॉल टॉक। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड साइम्यूला, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्मॉल टॉक। हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। समझ में आई बात, है ना। तो अगर आपके मन में यह है कि हमें बहुत ज्यादा पढ़ लेना है, गेट लेवल तक पढ़ना है, लेकिन टू दी पॉइंट, उतना जितना एग्जाम में पूछा जाता है ना। ये नहीं कि बहुत हाई लेवल का पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ उतना पढ़ो जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है ना। और ये तो प्रीवियस ईयर के अगर आप 5 साल के पेपर देखेंगे तो चुटकियों में आइडिया लग जाएगा आपको। यस, इसी तरीके के पेपर आएंगे जैसे मैं आपको करवा रहा हूं यहां पर। बस इसी तरीके से आपको डेप्थ में नॉलेज लेनी होगी जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, दैट्स इट। तभी तो मैं कहता हूं कि 60 में से 50 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन करना, है ना, एज अ हलवा। बस फोकस लेकिन आपका होना चाहिए, अभी से स्टार्ट हो जाए पढ़ना, है ना। आप स्कोर कर लेंगे, इंटरव्यू में वो कम भी देगा तो भी चलेगा, क्योंकि मेंस में जब आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं ना, फिर आप इंटरव्यू के भरोसे नहीं बैठते, है ना। क्योंकि कई सारे कैंडिडेट इंटरव्यू में नर्वस हो जाते हैं, उनका इंटरव्यू नहीं अच्छा होता, पढ़ने में तो अच्छे होते हैं। लाओ ना यहां पर 60 में 55, 56 सही करके, है ना, इंटरव्यू का डर ही नहीं होगा। जब यहां बढ़िया स्कोर कर लोगे ना तो इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन अगर यहीं पर स्कोर बढ़िया नहीं होगा तो इंटरव्यू में भी डरे डरे जा रहे होगे कि अब तो इंटरव्यू वाला अगर मेहरबान हो जाए, है ना, तभी कहानी बनेगी। तो ऑलवेज फोकस ऑन दी मेंस
so that you have not to depend on the interview, है ना. That is the main thing that you have to remember. Clear? Next. Dash protocol allows users to download email from the server to their local devices. ईमेल से क्वेश्चन आते हैं प्रोटोकॉल रिलेटेड, है ना, मैंने आपको बताया था पहले भी. करो. कह रहा है ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो उपयोगकर्ताओं को सर्वर से अपने स्थानीय उपकरणों पर ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है. बताओ. देखो, क्या नॉर्मली जब हम जीमेल का यूज करते हैं या रेडिफ का यूज करते हैं या याहू का यूज करते हैं तो क्या ईमेल को पहले डाउनलोड करते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं करते. तो यानी जो हमारा जीमेल है, जो रेडिफ है, वो किसका यूज करता है एक्सेस करने के लिए मेल को? IMAP का. और इनके अलावा जो है वो किसका यूज करते हैं? जैसे आउटलुक हो गया, एप्पल मेल हो गया, ये सब यूज करते हैं POP3 का. तो यानी डाउनलोड ईमेल की अगर बात होगी तो हमेशा आंसर क्या होगा? POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3. जो एप्पल मेल या फिर आपके आउटलुक जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं जिसमें आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है अपने लोकल डिवाइस पर, तभी आप उस मेल को चला सकते हैं. लेकिन रेडिफ और जीमेल के केस में क्या आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है? जी नहीं. गूगल पे जाते हैं, gmail.com लिखते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं और एक्सेस कर लेते हैं. वहां पर किसका यूज होगा? IMAP का, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. लेकिन जब डाउनलोड ईमेल की बात होगी तो हमेशा आंसर क्या होगा? POP3 होगा. क्लियर? मेल भेजने वाली प्रोटोकॉल SMTP, मेल रिसीव करने वाली प्रोटोकॉल IMAP और POP3. DHCP क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. और DHCP का काम क्या होता है? IP एड्रेस को ऑटोमेटिकली एलोकेट करना. तो जब कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो IP एड्रेस को ऑटोमेटिकली एलोकेट कर रही है या डायनेमिक एलोकेट कर रही है, तो आंसर हो जाएगा DHCP. TCP/IP क्या है? बैकबोन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल. TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के नाम से भी जानी जाती है. और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल. कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कौन सी है? UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज कॉल्ड द कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, है ना. तो ये सारी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास. नेक्स्ट. डैश प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड द IP एड्रेस. ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो IP एड्रेस फाइंड करने में मदद करती है? व्हेन ओनली द MAC एड्रेस इज नोन. जब आपको MAC एड्रेस पता है और IP एड्रेस फाइंड करना है तो RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन इसका उल्टा, अगर फाइंड MAC एड्रेस दिया होता, व्हेन IP एड्रेस इज नोन, आपको पता है IP एड्रेस और फाइंड करना है MAC एड्रेस. वेरी गुड. तो आंसर हो जाता ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. टेलनेट क्या होता है? रिमोट लॉगिन वाली प्रोटोकॉल, है ना. आप जानते हैं रिमोट एक्सेस के केस में हमेशा आंसर क्या होगा? टेलनेट होगा. DNS क्या है? डोमेन नेम सिस्टम. और डोमेन नेम सिस्टम का मतलब जो आपके डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करे, दैट इज कॉल्ड DNS. और HTTP क्या है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट. इंटरनेट पर बाय डिफॉल्ट जो काम करती है वो HTTP है, जिसका पोर्ट नंबर 80 होता है, 8080. और HTTPS का पोर्ट नंबर 443 होता है ना. और पोर्ट नंबर से भी क्वेश्चन आते जरूर हैं. HTTPS का क्या होगा? 443. क्लियर है? तो आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया, एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर 50 में से इतने क्वेश्चन हम कर पाए. उम्मीद है कि बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे और ये सारे समझ में भी आए होंगे. ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा. पढ़ो जरा क्वेश्चन एक बार. नेटवर्क डिवाइसेस डैश एंड डैश आर यूज्ड एट फिजिकल लेयर. यानी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है OSI मॉडल से. OSI मॉडल में जो पहली लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है, और फिजिकल लेयर पर कौन सी डिवाइस काम करती है ये आपको बताना है. बताओ जरा. फिजिकल लेयर में नेटवर्क डिवाइस
कौन कौन सी प्रयोग की जाती है? गेटवे, ब्रिज, राउटर या रिपीटर, हब या स्विच, रिपीटर या हब, नन ऑफ दीज, या आता है बताएंगे नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, है ना? मुझे कमेंट करके बताइएगा। OSI मॉडल में जो फिजिकल लेयर है उनमें कौन सी दो डिवाइसेस प्रयोग की जाती हैं? कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स इफ यू नो दी आंसर गाइस। तो कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन, है ना? इसी तरीके से सेशन मैं लेकर आता रहूंगा डेली बेसिस पर, ताकि आपको यह पता चल पाए कि लेवल क्या होता है और रिवीजन भी आपका बना रहे, है ना, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता रहे। पसंद आया हो ये सेशन तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं बेस्ट कोर्स से कनेक्ट होना, एक ऐसा कोर्स जो कंप्यूटर में आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिलवा पाए, आपकी इंटरव्यू की टेंशन को टाटा बाय बाय कर पाए, तो आप जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स से। मेंस का प्रोफेशनल नॉलेज का आईटी का कोर्स, फुल कंप्यूटर कोर्स, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ और मॉक टेस्ट के साथ में। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर पाएंगे, जिसमें 145 प्लस वीडियोस, 150 प्लस आवर्स का ये कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज फोल्डर आपको देखने को मिलेंगे और इन फोल्डर वाइज को आपको बस पढ़ते हुए चले जाना है, बार बार पीडीएफ की मदद से रिवाइज कर लेना है। दैट्स इट। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू सो मच।